अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और हमारी जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है होम्योस्टेसिस चैप्टर, हमने पार्ट 2 का अकॉर्डिंग टू अपडेटेड सिलेबस स्टार्ट किया है और आज हम करेंगे उसका लेक्चर नंबर 4। और इंशाल्लाह आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसका वन शॉट भी अपलोड हो जाएगा, तो आप उस वन शॉट के थ्रू भी और लेक्चर वाइज भी इस चैप्टर को कम्प्लीटली तैयार कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एक होम्योस्टेटिक प्रोसेस है। ये होम्योस्टेटिक प्रोसेस है जिसमें बॉडी के टेम्परेचर को बेसिकली क्या किया जाता है, एक टॉलरेबल रेंज में मेंटेन किया जाता है इन स्पाइट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर क्या किया जाता है, जो बॉडी टेम्परेचर है इज मेंटेन्ड, उसको मेंटेन किया जाएगा विद इन अ टॉलरेबल रेंज। एक टॉलरेबल रेंज में अब आपने याद रखना है कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अगर बाहर के इन्वायरमेंट में टेम्परेचर हाई है तो ऑब्वियसली आपको गर्मी लगेगी, और अगर बाहर का टेम्परेचर जो है वो कम है तो सर्दी भी लगेगी। बॉडी में कुछ ना कुछ तब्दीली आती है, लेकिन वो तब्दीली बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे बॉडी प्रोसेसेस को इफेक्ट करे। तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना विद इन टॉलरेबल रेंज in spite of fluctuations in external temperature या external environment। चाहे fluctuations का मतलब changes होता है in external environment, चाहे आपके जो बॉडी के बाहर का टेम्परेचर है वो 50 पर चला जाए, चाहे 0 पर चला जाए, आपका बॉडी टेम्परेचर एक रेंज में मेंटेन रखना थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, तो हम ये डिफाइन करते हैं सबसे पहले थर्मोरेगुलेशन का। दम का मतलब भी हीट होता है और रेगुलेशन का मतलब गेन या लॉस है। तो सिंपली यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर को एक टॉलरेबल रेंज में मेंटेन किया जाता है, चाहे बाहर जो भी चेंजेस आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आप अपनी बात करें तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और नैरो रेंज में तब्दीली आ सकती है 36.1 से लेकर 37.8 तक। ये हमारी नॉर्मल रेंज है, टॉलरेबल रेंज है। इससे कम या ज्यादा पर हमारी बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस समझें कि हमारी बॉडी में थर्मोरेगुलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर हम देखें तो हमारे जो एंजाइम्स हैं, सबसे पहली बात ये कि आपकी बॉडी के एंजाइम्स एफिशिएंटली काम करते हैं एक टेम्परेचर पर जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। आपके एंजाइम्स बेस्ट काम करेंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर करते हैं। और ऊपर भी जिक्र किया कि ह्यूमंस के केस में या मैमल्स के केस में वो ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो जितने भी एंजाइम्स है ना, वो हमारा कंप्लीट मेटाबॉलिज्म, अगर आप देखिए तो आपकी बॉडी में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और कंप्लीट मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं और वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करते हैं। अगर टेम्परेचर डेविएट करता है, लेट सपोज एक केस में अगर टेम्परेचर में डिक्रीज आता है, ठीक है, अगर थर्मोरेगुलेशन ना हो और टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज आ जाए, तो दैट डिक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन ड्रॉप ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। उससे क्या होगा, ड्रॉप इन एंजाइम एक्शन आएगा और आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाएंगे या रुक जाएंगे। ठीक है, जो एंजाइम एक्शंस हैं उनके अंदर ड्रॉप आ जाएगा, उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो जाएगा। ऐसा क्यों है? अगर हम देखें तो टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से एंजाइम और सबस्ट्रेट के जो कोलिजन है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि मूवमेंट स्लो हो जाएगी लो टेम्परेचर पर। मूवमेंट स्लो होने से कोलिजन स्लो हो जाएगा, और जब कोलिजन स्लो होगा तो ऑब्वियसली जो रिएक्शन रेट है उसके अंदर ड्रॉप आएगा। ठीक है, तो ड्रॉप इन एंजाइम एक्शन यानी जो रिएक्शन रेट है, जिस रिएक्शन को एंजाइम्स कैटालाइज कर रहे हैं उसके अंदर भी ऑब्वियसली ड्रॉप आ जाएगा टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से। क्यों? क्योंकि कोलिजन्स कम हो गए मूवमेंट स्लो होने की वजह से और रिएक्शन का रेट ड्रॉप हो गया। फिर
इन केस अगर इस ऑप्टिमल वैल्यू से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, अगर टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा तो दैट वुड रिजल्ट इन डीनेचरेशन, उससे एंजाइम्स का स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाता है। डीनेचरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ 3D, थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर एंजाइम स्ट्रक्चर। ठीक है, जो एंजाइम स्ट्रक्चर है जो कि उसकी फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस स्ट्रक्चर का लॉस हो जाएगा। ठीक है, और एंजाइम की एक्टिविटी अगेन डिक्लाइन और मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा। तो दोनों ही कंडीशंस में आप देख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम वैल्यू से बढ़ता है या कम होता है तो इन बोथ केसेस आपकी बॉडी में होने वाले प्रोसेसेस इफेक्ट होते हैं ड्यू टू डिक्रीज इन एंजाइम एक्टिविटी। अब डीनेचरेशन किस तरह, जब टेम्परेचर हाई होता है तो वो बॉन्ड्स जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन को, जो कि फोल्ड हुई हुई है बेंड होकर और एक ग्लोबुलर शेप में अरेंज्ड है, तो वो बॉन्ड्स जो कि इस पॉलीपेप्टाइड चेन को होल्ड कर रहे हैं, आयोनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और इस पॉलीपेप्टाइड चेन की जो फोल्डिंग है उसको होल्ड नहीं कर पाते और वो स्ट्रक्चर बिखर जाता है। यानी नॉर्मली अगर आप देखें यहाँ पर तो एंजाइम के स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होता है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसकी ही फोल्डिंग और क्या हुई होती है, बेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड्स होते हैं जो कि इस फोल्डिंग को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। हाई टेम्परेचर पर वो बॉन्ड इन पॉलीपेप्टाइड चेन को होल्ड नहीं कर पाते और टूट जाते हैं, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर खुल जाता है। फिर उसके अलावा अगर हम देखें तो आपके जो सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बायलेयर। तो जो लिपिड बायलेयर होती है वो भी बहुत सेंसिटिव होती है, इज सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंजेस। अगर टेम्परेचर के अंदर चेंज आता है तो उसकी वर्किंग भी इफेक्ट होती है और उसका नेचर भी। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए टेम्परेचर का मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिपिड बायलेयर जो कि बेसिक फ्रेमवर्क बनाती है हमारी सेल मेम्ब्रेन का, अगर टेम्परेचर में चेंज आता है तो वो भी इफेक्ट होती है। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें तो होता ये है कि सेल मेम्ब्रेन जो हमारे सेल्स की बाउंड्री है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, हाई टेम्परेचर पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ क्या होगा, वो बेसिकली उसकी जो परमिएबिलिटी है, सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर है, वो लॉस हो जाता है। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल और उसके आउटसाइड एनवायरनमेंट के दरमियान में एक बैरियर का काम करती है। तो अगर टेम्परेचर हाई होता है तो वो सिलेक्टिवली परमिएबल जो उसका नेचर है दैट इज लॉस्ट, जिसकी वजह से सॉल्यूट्स की और सब्सटेंसेस की मूवमेंट जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सिलेक्टिव नेचर है, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी इज लॉस्ट। हाई टेम्परेचर के ऊपर जो उसकी सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है कि जरूरत के मुताबिक ही सब्सटेंसेस को सेल के अंदर या बाहर जाने देना है, वो लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल्स का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। और इसी तरह लो टेम्परेचर अगर हो जाएगा तो इट बिकम्स ब्रिटल एंड रिजिड। ये ब्रिटल हो जाती है, रिजिड हो जाती है, अगेन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इफेक्ट होती है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती सब्सटेंसेस की। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में थर्मोरेगुलेशन की। तो इंपॉर्टेंस तो यही है कि पूरा मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज का नाम है, जिनको रिएक्शंस जितने भी चल रहे हैं एंजाइम्स कैटेलाइज कर रहे हैं, और अगर टेम्परेचर में चेंज आता है तो उनकी एक्टिविटी इफेक्ट होगी। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन्स का नेचर इफेक्ट हो सकता है। तो ये तो बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस थी कि थर्मोरेगुलेशन को करना क्यों जरूरी है। अब हम देखते हैं कि हम थर्मोरेगुलेशन की बेस पर एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब दो टाइप्स की क्लासिफिकेशन है। एक तो हम एनिमल्स को टू ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मेटाबॉलिक हीट, कि एनिमल्स की बॉडी में अपनी हीट कितनी प्रोड्यूस होती है, क्या वो उस हीट से अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं या फिर नहीं। तो हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन एनिमल्स को टू ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। तो अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन को, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर हम एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन
मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन, कि उनकी बॉडी में होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके रिजल्ट में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है और क्या वो हीट काफ़ी है उनके लिए अपने बॉडी टेम्परेचर को स्टेबलाइज करने के लिए या मेंटेन करने के लिए, हम ये देखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, एक एंडोडर्म्स और एक एक्टोडर्म्स। ठीक है, एक एंडोडर्म्स है और दूसरा है एक्टोडर्म्स। ये 2 ग्रुप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन। तो इनको हम देखते हैं इन 2 ग्रुप्स को कि क्या है ये एंडोडर्म्स और क्या है ये एक्सोडर्म। ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में एज शॉर्ट क्वेश्चन आता रहा है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो ऑब्वियसली वी कैन अटेम्प्ट इट। तो अभी हम इसको देखते हैं कि क्या है एंडोडर्म और क्या है एक्टोडर्म। और मोस्टली ये क्वेश्चन डिफरेंशिएट से भी आता है कि आप दोनों में डिफरेंस एक्सप्लेन करें। तो हम देखते हैं कि एक्टोडर्म्स क्या है, बेसिक पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड देम, और एंडोडर्म्स क्या है। ठीक है, ये एक्टोडर्म्स आ गए और ये आ गए एंडोडर्म्स। जब हम बात करते हैं एक्टोडर्म्स की, तो मोस्टली इनका जो हीट गेन का सोर्स होता है वो इन्वायरमेंट होता है। इनकी मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन बहुत कम होती है, जिसके बाइस जो इनकी मेटाबॉलिक हीट है उसके जरिए ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को एक कांस्टेंट रेंज में मेंटेन नहीं कर पाते। इनका बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है। ठीक है, तो अगर हम देखें इन दोनों को, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट भी करना है, तो एक्टोडर्म्स के लिए जो सोर्स ऑफ हीट होता है ना, वो मोस्टली क्या होता है, इन्वायरमेंट। सोर्स ऑफ हीट इन्वायरमेंट है। क्यों इन्वायरमेंट है? क्योंकि इनकी बॉडी में अपनी मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन कम है। ठीक है, इनके अंदर सोर्स ऑफ हीट इन्वायरमेंट है। जनरली दे गेन हीट फ्रॉम इन्वायरमेंट। ठीक है, बिकॉज जो मेटाबॉलिक हीट होती है दैट इज लो। मेटाबॉलिक हीट इनके अंदर लो है एंड दैट इज नॉट इनफ टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। वो नहीं है ना, क्योंकि देखिए हर वक्त तो एनवायरनमेंट से हीट नहीं ले सकते ना। सर्दियों के अंदर तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी ड्रॉप हो सकता है। तो अगर ये अपना बॉडी टेम्परेचर बाहर से हीट लेकर मेंटेन करना भी चाहें तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लो टेम्परेचर में ये क्या करेंगे। तो इनमें जो सोर्स ऑफ हीट है वो इन्वायरमेंट है। मेटाबॉलिक हीट जो इनकी अपनी प्रोड्यूस हो रही है वो लो है एंड दैट इज नॉट इनफ। वो इनफ नहीं है फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। वो इनफ नहीं है इन मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है दैट फ्लक्चुएट्स। इनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा, वो सेम नहीं रहेगा। बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स और ये कुछ बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। अगर इनका बॉडी टेम्परेचर बहुत कम है तो किसी वार्म रॉक के ऊपर आ जाएंगे, सन में बास्क करेंगे, एक धूप सेकेंगे, और अगर गर्मी है ज्यादा तो ये किसी जगह में किसी शेड के अंदर छुप जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड करते हैं और अपने बॉडी टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही मैनेज करते हैं। इनके अंदर क्या होता है, बिहेवियरल एडेप्टेशंस हैं। अभी हमने बात की बिहेवियरल एडेप्टेशंस हैं, यानी अगर तो टेम्परेचर कम है तो ये क्या करते हैं, किसी वार्म रॉक के ऊपर बैठ जाएंगे, ठीक है, या फिर बास्क इन सन, धूप सेकेंगे जिससे इनको हीट मिलेगी। इन दोनों में क्या होगा, सन की रेडिएशंस हैं, वार्म रॉक का भी टेम्परेचर हाई है तो इससे उनको हीट मिलेगी, हीट गेन का उनके लिए जरिया बनेगा, हीट गेन का। और इसी तरह अगर टेम्परेचर इनका यानी गर्मी है तो ये क्या कर देते हैं, सिंपली अंडर रॉक के अंदर छुप जाएंगे, किसी ह्यूमिड या मॉइस्ट एरिया पर चले जाएंगे जहां पर गर्मी नहीं है, ह्यूमिड या मॉइस्ट एरिया पर चले जाएंगे, जिससे ये क्या कर सकते हैं, हीट लॉस अगर ज्यादा हीट है। तो सिंपली क्या होता है कि इस तरीके से ये अपने आप को मैनेज करते हैं बिहेवियरल एडेप्टेशंस के जरिए। और जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है, टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो हो जाता है एक्सट्रीम विंटर के अंदर,
तो ये विंटर स्लीप पर चले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। मोस्टली ये क्या करते हैं, ये इनएक्टिव हो जाते हैं। इनकी जो डोरमेंट स्टेट है, डोरमेंट का मतलब इनएक्टिव स्टेट, जिसमें ये बिल्कुल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्लो कर लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर होगा तो तभी एंजाइम्स काम करेंगे ना। तो लो टेम्परेचर पे अपनी बॉडी हीट इतनी प्रोड्यूस हो नहीं रही है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये डोरमेंट हो जाते हैं, जिसमें वाइटल ऑर्गन्स तक तो ब्लड फ्लो वगैरह रहती है, हार्ट और ब्रेन, बाकी बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं। इसको हम विंटर स्लीप भी बोलते हैं। तो एक्सट्रीम विंटर में ये ऐसा करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने बेसिकली, आपके पास क्या हुआ, अगर आप इनकी एग्जांपल्स देखें तो इनकी एग्जांपल्स में हमें मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स मिलेंगे। ज्यादातर जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको मिलेंगे वर्टिब्रेट्स भी। अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ये एक्टोदम्स हैं, ठीक है। यही वो वजह है कि आप नोट करें, जब सर्दियां होती हैं तो आपको ये फ्रॉग्स, लिजर्ड्स वगैरह बहुत रेयर है कि दिखाई दे, ये नहीं दिखाई देती आपको सर्दियों में। सर्दियों में इस तरह के कीड़े, मतलब जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो भी आपको दिखाई नहीं देते। गर्मियों में आपको ये ज्यादा दिखाई देते हैं। फिर आते हैं एंडोडर्म्स की तरफ, क्योंकि कंपैरेटिव क्वेश्चन भी आता है। तो जब आप एंडोडर्म्स की बात करते हैं तो एंडो का मतलब ही इंटरनल और डर्म का मतलब हीट है। ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो सोर्स ऑफ हीट है वो इनका इंटरनल मेटाबॉलिज्म है, यानी इनको इन्वायरमेंट से हीट गेन नहीं करनी पड़ती। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन इन्वायरमेंट फॉर गेनिंग हीट। इनका सोर्स ऑफ हीट इनकी अपनी मेटाबॉलिक हीट है, जो इनकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू वेरियस रिएक्शंस। फिर अगेन वही बात कि इनकी जो मेटाबॉलिक हीट है वो हाई है। कितनी हाई कि ये उस हीट से अपना बॉडी टेम्परेचर स्टेबलाइज कर सकते हैं, चाहे बाहर का जो भी हो टेम्परेचर। इवन दे इनके अंदर हीट इज लॉस्ट इन द एनवायरनमेंट, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है। तो इनकी जो मेटाबॉलिक हीट है वो हाई है, एंड दैट इज इनफ, वो बेसिकली इनफ है फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इतनी हाई है कि वो मेंटेन कर सकते हैं कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को इस मेटाबॉलिक हीट से। उनको एनवायरनमेंट से हीट गेन नहीं करना पड़ती। तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या रहता है, बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड, इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन्ड रहता है विद इन नैरो रेंज, क्योंकि अब इनको एनवायरनमेंट से हीट लेना ही नहीं पड़ रही है। अपनी हीट इतनी प्रोड्यूस कर लेते हैं कि उससे अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। जैसे हम 37 पे रखते हैं। इवन जब गर्मियां होती हैं तो हीट इज लॉस्ट। इवन सर्दियों में भी अगर गैदरिंग ज्यादा हो जाए तो क्योंकि हर एक पर्सन की बॉडी से हीट रेडिएट होती है तो गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो इसलिए इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि हम अपना बॉडी टेम्परेचर स्टेबलाइज कर सकते हैं, बाहर का जो भी टेम्परेचर हो। तो यहाँ पर कोई बिहेवियर अडॉप्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि ऐसा होता है हीट गेन तो हमें करनी नहीं पड़ती, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में प्रोड्यूस हो रही है। हम हीट लॉस करते हैं, हमारी बॉडी से हीट रेडिएट होती है आउटवर्ड इंफ्रारेड रेडिएशंस के थ्रू या फिर स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी से हीट रेडिएट होती है आउटवर्ड, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रोड्यूस होती है कि अगर ज्यादा हो जाए, हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगे तो हीट को लॉस किया जाता है। और यहाँ पर कोई अडेप्टेशन रिक्वायर्ड नहीं होती सर्दियों के लिए, क्योंकि अपनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर आप इसकी एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर क्या मिलेंगे हमें, बर्ड्स एंड मैमल्स। जो बर्ड्स और मैमल्स हैं ये एंडोडर्म्स हैं। मोस्ट ऑफ द मैमल्स जो होते हैं दे मेंटेन टेम्परेचर बिटवीन 36 to 38 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज बर्ड्स के अंदर जो टेम्परेचर रेंज है दैट कुड बी 41 to 43 डिग्री सेल्सियस, दैट इज स्लाइटली हाई। तो ये थी टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन। नेक्स्ट इसी से रिलेटेबल है, लेकिन वो उन्होंने क्लासिफाई बुक में अलग से भी किया हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन द थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटेजी, कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं। उसकी बेस पे भी 2 ग्रुप्स हैं, एक पोइकिलोडर्म्स और एक होम्योडर्म्स। जी बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है एनिमल्स की वो है ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटेजी,
कि वो थर्मो रेगुलेशन के लिए क्या जो है वो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी बेस पर भी हम एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक पोइकिलोडर्म्स और एक है होमियोडर्म्स। इनमें भी मोस्टली डिफरेंस आ जाता है, जो पोइकिलोडर्म्स और होमियोडर्म्स हैं। तो इस तरह के ज़्यादातर टॉपिक्स जहाँ पर दो चीज़ों का कंपैरेटिव उन्होंने बताया हो, तो बोर्ड में डिफ्रेंशिएट ही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरीके से। पोइकिलोडर्म्स को ना हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। और होमियोडर्म्स को हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स का नाम भी देते हैं। अब बहुत ही सिंपल सा एक डिफरेंस के जो पोइकिलोडर्म्स होते हैं, दे डू नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन अ कांस्टेंट नैरो रेंज, देयर बॉडी टेम्परेचर टेंड्स टू फ्लक्चुएट विद द एम्बिएंट एनवायरनमेंट। यानी अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है तो दे विल गेन हीट, इनका भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बाहर का टेम्परेचर कम है और इनको हीट नहीं मिलेगी तो इनका भी बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। तो इनका मोर और लेस जितना इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है उतना ही इनका होता है। यही वो वजह होती है कि जब एक्सट्रीम विंटर आती है तो इनको इन्वायरमेंट से बिल्कुल हीट नहीं मिलती, और दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये विंटर स्लीप पे चले जाते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं, डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं, जिस दौरान इनकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सीज हो जाती हैं, स्लो डाउन हो जाती हैं, बस वाइटल ऑर्गन्स जो हैं उन तक ब्लड फ्लो जाती है। तो पोइकिलोडर्म्स अगर हम देखें तो ये क्या है, इनके अंदर ये एक बात है कि डू नॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये मेंटेन नहीं कर रहे, ठीक है, मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। फिर दूसरी बात क्या है कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स का क्या मतलब है, चेंजेस विद एम्बिएंट एनवायरनमेंट। एम्बिएंट का मतलब होता है सराउंडिंग, यानी जो इनके करीब एरिया है इनका इर्द गिर्द, उसके अकॉर्डिंग ही इनका टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करता जाएगा, ठीक है। तो ये है पोइकिलोडर्म्स। पोइकिलोडर्म्स एक्चुअली में ना वही होते हैं एक्टोडर्म्स, कि वो इन्वायरमेंट के लिए हीट पर डिपेंड कर रहे होते हैं, उनमें अपनी मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस ही नहीं होती ज़्यादा, जिसकी वजह से वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर ही नहीं पाते और उनको जो है वो फ्लक्चुएशन पे जाना पड़ता है। और इसके अंदर सेम वही एग्जांपल्स हैं जो हमने एक्टोडर्म्स में की, कि मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट फ्लाइंग इंसेक्ट्स, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स, फिर उसके बाद एम्फीबियंस, फिशेस एंड रेप्टाइल्स, वो इसकी एग्जांपल है। फिर इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया है कि ज़्यादातर ये क्वेश्चन डिफरेंस में ही आते हैं, होमियोडर्म्स जिनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स कह रहे हैं, दे मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये क्या करते हैं, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को एक टॉलरेबल रेंज में मेंटेन करते हैं, इनटॉलरेबल रेंज, ठीक है, उसको चेंज नहीं होने देते। तो यहाँ पर डिफरेंस में यही बात बताएंगे कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता, बॉडी टेम्परेचर डज नॉट फ्लक्चुएट विद एक्सटर्नल चेंजेस। अगर एक्सटर्नल चेंज आ रहा है तो इनकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आना, ठीक है। और मोस्टली ये क्या होते हैं, एंडोडर्म्स ही होते हैं, बल्कि होते ही एंडोडर्म्स हैं, जिसकी वजह से अपनी बॉडी इतनी हीट प्रोड्यूस करती है कि वो इनफ है इनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और अगेन इसमें भी एग्जांपल्स हैं बर्ड्स एंड मैमल्स की। तो ये हमारे पास आता है अबाउट होमियोडर्म्स। इसके अलावा ना बेटा कुछ फ्लाइंग इंसेक्ट्स भी हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रेंज में मेंटेन कर सकते हैं। तो ये वही क्लासिफिकेशन थी, लेकिन इसको एक नए अंदाज में उन्होंने बताया और ये क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। लास्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का है, लास्ट वन, वो है जी थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। तो हम लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं इस चैप्टर के। उसके बाद आपने इसके नोट्स बना के इसको याद कर लेना है। ये बहुत इजी चैप्टर है,
अभी कोई पेयरिंग स्कीम खास आई नहीं है जिसमें बताया जाए कि इसकी वेटेज क्या है, लेकिन होपफुली इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूडेड होगा। तो हम चलते हैं थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स की तरफ। मैं इसलिए 2-3 बार एक बात रिपीट कर देती हूँ कि आप बेटा इसको मेमोराइज कर सकें, आपको लेक्चर सुनने से इतना फ़ायदा हो कि आपको चीज़ें याद हो जाए उसी वक्त। तो जब आप थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो मैमल्स हैं एंडोडर्म्स हैं और होमियोडर्मिक एंडोडर्म्स हैं, यानी ये अपना बॉडी टेम्परेचर अपनी मेटाबॉलिक हीट के जरिए एक कांस्टेंट रेंज में मेंटेन कर पाते हैं। तो ये होमियोडर्मिक एंडोडर्म्स हैं। इनके अंदर जो थर्मोरेगुलेशन है दैट टेक्स प्लेस वाया, इनमें क्लियरली थर्मोरेगुलेशन फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होती है। और कौन सा फीडबैक? एक्चुअली में नेगेटिव फीडबैक। इनमें थर्मोरेगुलेशन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए होगी। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमने पहले भी देखा था कि ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म है जहां आउटपुट या प्रोडक्ट एक सिस्टम का उसी सिस्टम को जो है उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर दे या इनहिबिट कर दे, वो नेगेटिव फीडबैक होता है। यानी अगर आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको कम किया जाएगा, ठीक है। तो ये इनवर्स रिस्पॉन्स जो है ना कि अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कूलिंग मैकेनिज्म ऑन हो रहे हैं, अगर बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए हीटिंग मैकेनिज्म ऑन हो रहा है। इनवर्स रिस्पॉन्स, ये नेगेटिव फीडबैक है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि इसमें अगर हम जनरली देखें तो हमारी जो स्किन होती है उसके अंदर थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं वार्मथ को या फिर कोल्ड को फौरन से। और थर्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो मैसेज पहुंचाते हैं कंट्रोल सेंटर की तरफ, और हमारा जो कंट्रोल सेंटर है हमें पता है कि वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में भी थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है तब भी वो डिटेक्ट करते हैं कि टेम्परेचर क्या है। तो कंट्रोल सेंटर इटसेल्फ उसमें भी रिसेप्टर्स हैं, वो भी डिटेक्ट करेंगे कि चेंज कितना आया है और डिसीजन भी लेंगे। कंट्रोल सेंटर जो है वो फिर मैसेज ट्रांसमिट करते हैं इफेक्टर्स की तरफ, जो कि क्या होते हैं मसल्स और ग्लैंड्स, ताकि बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए मैकेनिज्म स्टार्ट किए जाएं, ठीक है। मसल्स भी हो सकते हैं और ग्लैंड्स भी। तो नॉर्मली ये मैकेनिज्म हमारी बॉडी में होता है कि जैसे ही बॉडी टेम्परेचर में कोई भी फ्लक्चुएशन आती है, ड्रॉप या इंक्रीज, तो स्किन के रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करते हैं और सिग्नल भेजा जाता है कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर में भी रिसेप्टर हैं, वो देखेंगे कि कितना चेंज आया है, क्या चेंज आया है, ठीक है। वहां पर भी जो है वो हमारे पास मौजूद है कंट्रोल सेंटर के अंदर थर्मो रिसेप्टर, जो कि चेंज को डिटेक्ट करेंगे और डिटेक्शन के बाद क्या होगा, डिसीजन लेंगे और इफेक्टर्स तक मैसेज पहुंचाएंगे टू रिस्पॉन्ड। तो ये जनरली हमारा मैकेनिज्म चल रहा होता है। अब हम इसको समझते हैं कि अगर आपका टेम्परेचर हाई या लो हो तो किस तरीके से बॉडी एक्शन लेती है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। तो वो भी देखते हैं कि हाई टेम्परेचर पर बॉडी की क्या स्ट्रैटेजीज रहती हैं और लो टेम्परेचर पर क्या स्ट्रैटेजी रहती हैं। बेटा जब आप हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो हाई टेम्परेचर में ज़रूरी ये है कि जो आपकी अपनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको थोड़ा कम किया जाए और जो एक्स्ट्रा हीट है उसको बॉडी से रिमूव किया जाए, हीट का लॉस हो। तो हाई टेम्परेचर पर ये जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूरी होती हैं। तो हाई टेम्परेचर पर मज़ीद हीट प्रोडक्शन को रोकने के लिए जो थायरॉक्सिन एक हार्मोन होता है जो थायरॉइड ग्लैंड से आता है, थायरॉक्सिन एक ग्लैंड रिलीज करता है जिसका नाम है थायरॉइड ग्लैंड, और इसका फंक्शन होता है हमारी मेटाबॉलिक हीट को बढ़ाना ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़े। इससे ग्लूकोज ब्रेकडाउन प्रमोट होता है और जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो उसकी कुछ एनर्जी तो एटीपी बनाती है और बाकी हीट की फॉर्म में रिलीज होती है। थायरॉक्सिन मेनली मेटाबॉलिक हीट की प्रोडक्शन को एनहांस करता है जो थायरॉइड ग्लैंड से आता है। तो जब बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है तो थायरॉक्सिन जो है वो इनहिबिट हो जाता है, इनहिबिटेड, ठीक है, वो उसकी सिक्रीशन रुक जाती है, ठीक है। उसकी इनहिबिशन से क्या होता है, मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म जो है या मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है दैट स्लोज डाउन, वो स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ।
कि एक तो ये कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको ज़रा कम किया जाता है क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में हीट ज़्यादा है, तो थायरॉक्सिन इनहिबिट हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, मजीद हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। अब जो प्रोड्यूस हो गई है उसका लॉस भी करना है, जिसके लिए होगी वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन हम कहाँ पर होगी? ये डायलेशन होती है ऑफ ब्लड वेसल्स इन स्किन। ठीक है, आपकी जो स्किन की ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होती हैं, तो जब वो डायलेट होती हैं उनकी डायलेशन से वहां पर हीट फ्लो बढ़ती है, ब्लड फ्लो बढ़ती है, और जब ब्लड फ्लो बढ़ती है तो ब्लड में जो वार्मथ होती है, जो हीट होती है, वो स्किन के जरिए रेडिएट होती है आउटवर्ड। ठीक है, तो जितना ज्यादा वेजोडाइलेशन होगी स्किन की ब्लड वेसल्स में, ब्लड फ्लो बढ़ेगी और उससे हीट डिसिपेट होगी। मोर ओवर स्वेटिंग होती है, जो स्वेटिंग है दैट कॉजेज स्वेटिंग को परस्पायरेशन भी कहते हैं, जिसमें हीट लॉस, इसको इवेपोरेटिव कूलिंग भी कहते हैं, जिसके जरिए हीट लॉस होता है। हमारी बॉडी में मोर देन 70% तमाम सेल्स में वाटर है और वाटर एक्ट एज थर्मल स्टेबलाइजर। तो जितनी भी हीट हमारी जब बढ़ती है तो वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, उनकी हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जब अलग होते हैं तो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं स्किन में जो कि पंप आउट करते हैं उस वाटर को जिसके अंदर बहुत सारी हीट होती है। तो परस्पायरेशन या स्वेटिंग के जरिए हीट लॉस भी होती है, ये भी एक मैकेनिज्म है फॉर द हीट लॉस। मोर ओवर अगर आप सैलिवेशन देखें ना, स्पिटिंग सलाइवा, सैलिवेशन और यूरिनेशन, ये भी दो ऐसे तरीके हैं जिनसे हीट लॉस होती है। सैलिवेशन और जो यूरिनेशन है इसके जरिए भी हीट लॉस होती है, जब आप सलाइवा स्पिट करते हो तो उससे भी हीट लॉस होती है, इसके अलावा यूरिनेशन के थ्रू भी हीट लॉस मुमकिन है। तो ये सारे मैकेनिज्म्स हैं, एक तो ये कि जो मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको मिनिमाइज कर दिया जाता है, और मोर ओवर जो हीट अगर ज़्यादा है बॉडी में तो उसको लॉस करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए वेजोडाइलेशन, यहाँ पे स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिए थे, वेजोडाइलेशन, स्वेटिंग, सैलिवेशन, यूरिनेशन। और डॉग्स के अंदर ना बेटे एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं पैंटिंग। पैंटिंग जो होती है उसके अंदर ये होता है हीट लॉस होता है वाया रेस्पिरेटरी सरफेस, कि वो मुंह खोल के जब सांस लेते हैं और जब लंग्स से उनके एयर एक्सहेल होती है तो उसके जरिए भी क्या होता है, हीट लॉस। तो इस तरह से वो सक्सेसफुली अपना मैनेज कर लेते हैं ओवर हीटिंग को, जिसको हम बोलते हैं हाइपरदर्मिया। ये जो ओवर हीटिंग का रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी में दैट इन्वॉल्व्स ऑल दीज फैक्टर, हाइपरदर्मिया भी बोलते हैं ओवर हीटिंग को, जिसमें हमारी बॉडी इस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। फिर अगर हम एट लो टेम्परेचर देखें, यानी रिस्पॉन्स टू लो टेम्परेचर, कि लो टेम्परेचर पर बॉडी कैसे अपने आप को मैनेज करती है, इस कंडीशन को हम हाइपोदर्मिया कहते हैं, बॉडी का टेम्परेचर कम होना। तो उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मैकेनिज्म्स मौजूद हैं। तो जब आप लो टेम्परेचर की बात करते हैं बेटा, तो वहाँ पर पहली बात तो ये कि आपकी जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको बढ़ाना है क्योंकि हीट कम है, और जो हीट लॉस है उसको रोकना है ताकि बॉडी टेम्परेचर स्टेबलाइज रह सके। तो हीट के अंदर अगर आप देखें तो हीट प्रोडक्शन के अंदर दो मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में हीट प्रोडक्शन के लिए, जो कि बॉडी में हीट प्रोडक्शन जिसको आप थर्मोजेनेसिस भी कहते हो उसको इंक्रीज करेंगे। एक तो शिवरिंग है जिसमें स्केलेटल मसल्स की स्पैज्मोटिक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे जिससे हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो एक तो शिवरिंग से आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी जिसको हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस भी कहते हैं। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे स्पैज्मोटिकली, इनवॉलेंटरली, जो स्केलेटल मसल्स हैं, और उससे हीट जनरेट होगी। मोर ओवर जो है थायरॉक्सिन इंक्रीज हो जाएगी, थायरॉक्सिन इज इंक्रीज्ड, और थायरॉक्सिन अभी ऊपर ही बात की है, वो क्या करती है, इंक्रीजेस बेसल मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट, वो ग्लूकोज ब्रेकडाउन को बढ़ाती है जिससे हीट भी प्रोड्यूस होती है और एनर्जी भी। तो एक तो हीट प्रोडक्शन करनी है, दूसरा हीट की कंजर्वेशन भी कर। एक और भी तरीका है एनिमल्स के अंदर, एक तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हो रही है, थायरॉक्सिन भी इंक्रीज हो रही है बेटा। एक और बात होती है और वो होती है इनमें स्टोर्ड फैट होती है जिसको हम कहते हैं ब्राउन फैट। ठीक है, ब्राउन फैट जो है वो भी मेटाबोलाइज होती है विच प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट। ब्राउन हीट मेटाबोलाइज होने लग जाती है, स्पेशली बच्चों के अंदर ही होती है। तो ब्राउन
जो ब्राउन फैट जो होती है वो मेटाबोलाइज होगी एंड इट विल प्रोड्यूस हीट, इससे भी हीट प्रोड्यूस होगी। और स्पेशली ये बच्चों में होती है क्योंकि उनकी डाइट इतनी अच्छी नहीं होती, जिससे वो ज्यादा फूड नहीं लेते जो मेटाबोलाइज करके हीट प्रोड्यूस कर सकें, तो उनमें ब्राउन फैट स्टोर्ड होती है जो मेटाबोलाइज हो रही होती है कॉन्स्टेंटली, जिसकी वजह से उसका कलर ब्राउन होता है। फिर हीट कंजर्वेशन भी करते हैं ये, हीट प्रोडक्शन के साथ साथ हीट कंजर्वेशन भी करते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसका लॉस ना हो इन्वायरमेंट में। तो हीट कंजर्वेशन के लिए इनके अंदर क्या मौजूद है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। यहाँ पर जो स्किन की ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाएंगी ताकि हीट लॉस ना हो, ब्लड फ्लो कम हो। जब ब्लड फ्लो कम होगी तो जो हीट इन्वायरमेंट में रेडिएट हो रही है वो भी कम हो जाएगी, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी ब्लड वेसल्स की स्किन में, जिससे हीट लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। मोर ओवर सबडर्मल फैटी लेयर, हमारी स्किन के बिलो एक फैटी लेयर होती है। सबडर्मल का मतलब है स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है जो कि इंसुलेशन का काम करती है। जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो उसको बॉडी से बाहर नहीं जाने देगी, ठीक है, उसको बॉडी में बचा के रखेगी। मोरओवर गूस बम्प्स होते हैं, जो गूस बम्प्स होते हैं उसको हम पिलो इरेक्शन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पिलो इरेक्शन। इसमें ये होता है कि आपकी जो स्किन के हेयर्स हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो इरेक्ट हो जाते हैं। जो जब उनकी इरेक्शन होती है तो उससे वार्म एयर ट्रैप हो जाती है उन हेयर्स के दरमियान में, और वो भी किसका काम करती है, हीट की इंसुलेशन का। दैट ऑल्सो एक्ट एज हीट इंसुलेटर, ठीक है। क्या होता है कि गूस बम्प्स के केस में जो आपकी हीट बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है वो कंजर्व हो जाती है। क्यों, कैसे कि जो वार्म एयर की एक लेयर है ना वो ट्रैप हो जाती है बालों के दरमियान में, जिसको हम गूस बम्प्स कहते हैं। तो इस तरीके से हीट की कंजर्वेशन भी होती है बॉडी में। इसको इलस्ट्रेट किया गया है बुक में, इसको इलस्ट्रेट किया गया है डायग्राम की बेस पर, वो भी हम समझते हैं, लेकिन उसमें यही सारे पॉइंट्स हैं जो उन्होंने इलस्ट्रेट किए हुए हैं डायग्रामेटिकली, तो वो भी हम देखते हैं और आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जी बेटे, तो लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ इलस्ट्रेशन। और अगर आपने ये चीजें पॉइंट्स याद कर लिया है तो वो तो आपके लिए करना बहुत इजी है। ओके जी, देखिए बेटा कि हमारे जो नॉर्मल रेंज है ना टेम्परेचर की, अगेन नैरो रेंज, वो 36.1 से लेकर होती है तकरीबन 37.8 डिग्री सेल्सियस। ये हमारी नॉर्मल रेंज, ठीक है। अगर इसमें इम्बैलेंस आता है, इम्बैलेंस मीन्स कि ये इंक्रीज या डिक्रीज होगी, ठीक है। ये जो रेंज है टेम्परेचर इससे इंक्रीज होता है या इन केस डिक्रीज होता है, तो हमारी बॉडी किस तरीके से एक्शन लेती है, वो ही पॉइंट्स जो हमने पढ़े उन्हीं को यहाँ पर उन्होंने इलस्ट्रेट किया है, ठीक है। 37.8 ये हमारी टॉलरेबल रेंज है, ये टॉलरेबल रेंज है, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर अगर इम्बैलेंस आता है तो बॉडी किस तरीके से इसको दोबारा इस रेंज में लाती है। फीडबैक मैकेनिज्म में भी हमने देखा था कि यहाँ पर एक बैलेंसर है जो बैलेंस करेगा इसको। लेट सपोज इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, यहाँ से हम देखते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा फौरन से थर्मोरिसेप्टर्स इन स्किन उसको डिटेक्ट करेंगे, आपकी स्किन के थर्मोरिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करेंगे। फॉरेन डिटेक्शन के बाद मैसेज किसको दिया जाएगा, ब्रेन को। अगर हम रफली उसको भी देख लें तो यहाँ पर जो ब्रेन है उसको ये मैसेज दिया जाएगा। लेट सपोज यहाँ पर फोल्डिंग्स भी हैं, ठीक है। रफली यहाँ पर ना ब्रेन का हाइपोथैलेमस है जो कि उसका थर्मोस्टेट है। लेट सपोज वो उसका थर्मोस्टेट है। अब क्या हुआ कि जैसे मैसेज मिला हाइपोथैलेमस को जो कि थर्मोस्टेट है, यानी यहाँ पर क्या मौजूद है, रिसेप्टर्स भी हैं और ये बैलेंस भी करता है बॉडी टेम्परेचर को। जैसे ही वो मैसेज रिसीव करेगा कि बॉडी टेम्परेचर में चेंज आया है
तो वो कौन से मैकेनिज्म ऑन करेगा, वो मैकेनिज्म ऑन करेगा कूलिंग। ठीक है, जैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ा कूलिंग मैकेनिज्म उसने ऑन कर दिए। अब कूलिंग मैकेनिज्म में क्या हुआ, एक तो आपकी स्किन पे एक्शन हुआ कि जो स्किन है यहाँ पर स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं। ये लेट सपोज कि आपकी स्किन थी, स्किन है, क्लियर है, यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स मौजूद हैं। इसके अलावा ये पूरा स्किन है, डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ हेयर्स भी हैं। तो स्किन ने फौरन क्या शुरू की, स्वेटिंग। यहाँ से स्वेटिंग शुरू हो गई बाय स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, स्वेटिंग शुरू हो गई। फिर यहाँ पर आपकी जो स्किन है वहां पर जो ब्लड वेसल्स हैं, जो स्किन की ब्लड वेसल्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पर लेट सपोज वो डायलेट हो गई। जो स्किन की ब्लड वेसल्स हैं दे डायलेटेड, ताकि वो इंक्रीज कर सके ब्लड की फ्लो को। वो डायलेट हो गई ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए, तो एक वेजोडाइलेशन भी हो गई यहाँ पे। इससे क्या हुआ, वेजोडाइलेशन, इससे क्या हो गया, हीट लॉस हो गई। वेजोडाइलेशन से और स्वेटिंग से, इन दोनों से हीट हुई लॉस, और ड्यू टू हीट लॉस आपका बॉडी टेम्परेचर फौरन से किस रेंज में आ गया, ये नॉर्मल रेंज में, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में आ गया। ठीक है, हीट लॉस की वजह से बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स, और बॉडी टेम्परेचर जैसे ही ड्रॉप हुआ तो ये सारे मैकेनिज्म्स रुक जाएंगे। तो ये देखिए, ये नेगेटिव फीडबैक है। बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होने के बाद ये सब कुछ रुकेगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक भी बोलते हैं। इसके उलट वही बात कि अगर बॉडी टेम्परेचर में ड्रॉप आता है, ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ड्रॉप इन बॉडी टेम्परेचर, जैसे ही बॉडी टेम्परेचर में ड्रॉप आएगा, अगेन थर्मोरिसेप्टर्स इन स्किन उसको डिटेक्ट करेंगे कि भाई चेंज आ गया है। थर्मोरिसेप्टर्स इन स्किन ने डिटेक्ट करके मैसेज पहुंचा दिया अगेन आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमस को, क्योंकि वही कंट्रोल सेंटर है। यहाँ पर हाइपोथैलेमस है जिसने बेसिकली क्या लेना होता है, एक्शन लेना होता है। ये हाइपोथैलेमस, ठीक है, उसने फौरन से कौन से मैकेनिज्म ऑन करने हैं, हीटिंग मैकेनिज्म। हीटिंग मैकेनिज्म से बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाना है। क्या हुआ, हीटिंग मैकेनिज्म के अंदर एक तो क्या होगी, जो आपके स्केलेटल मसल्स हैं उनकी क्या शुरू हो जाएगी, शिवरिंग, यानी उनकी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी, जिसको हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। और उससे बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, ऑब्वियसली बढ़ना शुरू हो जाएगा शिवरिंग से। जब सर्दी लगती है, आप देखा है बहुत ज्यादा कांपते हैं, वो इसी वजह से। दूसरा, यहाँ पर अगेन जो स्किन की ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स स्किन के अंदर मौजूद हैं, वो सारी क्या कर जाएंगी, यहाँ पर उनकी वेजोडाइलेशन होना शुरू हो जाएगी, वो वेजोकंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाएगी, वो सिकुड़ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, शिवरिंग हुई जिसने हीट की जनरेशन की, और यहाँ पे क्या हुई, वेजोकंस्ट्रिक्शन, सिकुड़ गई ब्लड वेसल्स। इन दोनों की वजह से जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। बॉडी टेम्परेचर जो है दैट इंक्रीजेस, और वो इसको शट डाउन कर देगा। नेगेटिव फीडबैक ये भी है। तो सिंपली ये इस तरीके से हमारा थर्मोस्टेट काम करता है। और जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है और आपने इसको इसी तरह तैयार करना है। आपने इसको इलस्ट्रेट भी करना है, मोर ओवर आपने इनके पॉइंट्स भी लिखने हैं कि किस तरीके से ये बॉडी एक्शन लेती है। तो हमारा चैप्टर होता है एंड, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब आपने इसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और इस चैप्टर को कम्प्लीटली मेमोराइज कर लेना है। कल से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए यूजफुल वीडियोस बनाते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।